और दोस्तों सनात ठाकुर। दोस्तों आज ना मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई रियल एस्टेट ऑफिस में काम करता है तो उसकी सैलरी कैसी हो, इंसेंटिव कैसे रहें, जॉब टाइमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें कि ऑफिस रन करना हो तो कैसे आप अकेले कर रहे हो, और अगर आप स्टाफ बढ़ाने जा रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आता है कि भाई ऑफिस का टाइमिंग क्या हो। तो नॉर्मली ऑफिस जो टाइम चलता है 10 to 7 रहता है। क्या 10 to 7 ये हो गया। अब वीकली ऑफ कब होती है? तो वीकली ऑफ सैटरडे संडे छोड़ के मंडे टू फ्राइडे कभी भी कर सकते हो। उसके बाद आता है कि लंच टाइम क्या है, तो 1:30 से 2 बजे आधा घंटा लंच टाइम रहेगा। उसके बाद अगर फिक्स करना है तो जैसे नॉर्मल मैं थर्सडे रख देता हूँ, या बहुत जो सीपी फर्म है वो सब मंडे को रख देते हैं, विजिट वगैरह होती है मंडे को ऑफ रहती है उनकी। उसके बाद इंसेंटिव कैसे होता है, तो जो भी सैलरी होती है, ठीक है, मान लो किसी की 25,000 सैलरी है तो उनको उसको मिनिमम जो ऐसा टारगेट जैसा देना रहता है ना, तो मिनिमम जो चालू होता है मिनिमम से मिनिमम डबल, मतलब उसको इंसेंटिव कब चालू होंगे, उसका टारगेट क्या रहेगा कि भाई 25 मिल रहा है तो 50 मिनिमम निकाले खर्चा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का कॉस्ट उतना जाता है। आप देखेंगे तो 20-25% तो उसके ऊपर खर्चा करते हैं अपन लीड जनरेशन करने के लिए, जो भी कमा के आता है। उसके बाद एडमिन के चार्ज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लाइट बिल है, वाईफाई है, दुनिया भर के खर्चे और रहते हैं। तो वो मिनिमम है। फिर इंटू 3 कोई रखता है, समझिए, इंटू 3 मतलब 75 का टारगेट, इंटू 4 मतलब 1 लाख का टारगेट, इंटू 5 सवा लाख का, इंटू 6 1.5 लाख का। तो 2 से लेके 6% तक ब्रोकरेज मिलता है, 2 से लेके 6% तक इंटू हम टारगेट देते हैं। समझा कि फिर से समझाना पड़ेगा? इंटू 2 का मतलब क्या बोल रहा हूँ कि 25,000 सैलरी, उसको मिनिमम 50,000 का करेंगे, उसके बाद इंसेंटिव चालू होगा। अब इंसेंटिव कितना देने का? इंसेंटिव चालू होता है 5%, 10%, 5 to 10% के बीच में रहता है। अब ये जो प्री सेल होता है और जो रीसेल होता है, रीसेल में काफ़ी एनओसी, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन बहुत भागना पड़ता है, 1-1.5 महीने बैंक से, इससे कोऑर्डिनेट करो। प्री सेल में क्या रहता है? कुछ नहीं, आपने बुकिंग की, काम ख़त्म हो गया। तो जो प्री सेल का इंसेंटिव है वो हमेशा स्लैब में रहता है कि 2 BHK बुक किया पहला 5,000 का, दूसरा बुक किया, तो आप अपने स्लैब बना सकते हो। डिपेंड करता है कि टिकट साइज़ क्या है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, कितना कमीशन आ रहा है। बट उसमें ऐसा परसेंटेज के छोड़ के उसमें ऐसा रखते हैं कि चलो फिक्स अमाउंट रहता है इतना। और जो रीसेल वाला रहता है उसमें आप 5-10% जो भी है, कोई ज़्यादा भी दे सकता है, पर 5 to 10% ओके, कि उसके डील के ऊपर रहता है। तो ये हो गया सैलरी और इंसेंटिव के बारे में। उसके बाद इंसेंटिव कोई क्वार्टरली पे करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है महीने में एक बार करते हैं कि सैलरी के साथ साथ पे कर दिया। सैलरी कब रहती है? 1 से 10 तारीख के बीच में कभी भी होनी चाहिए। तो एक आइडियल पकड़ लो कि 5 तारीख को सैलरी हो जाए तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद क्या रहता है? अभी जो टेलीकॉलर है उसको कैसे देते हो? टेलीकॉलर को अपन ऐसे दे सकते हैं कि जो भी फ्लैट निकाल रही है बंदी या क्लाइंट एकदम ओरिजिनल निकाल के दे रही है, तो उस पर कुछ 200 रुपये, 500 रुपये ऐसा दे सकते हैं। और जो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है कि उसने प्रॉपर्टी की लिस्टिंग की, प्रॉपर्टी निकाली, लिस्टिंग की, लीड जनरेट हुई, फिर बायर को फ़ोन किया, उसके बाद सेलर को फ़ोन किया, कोऑर्डिनेट किया। एक बंदा खाली दिखाने जा रहा है, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो ये जो बंदी सब काम करती है उसको 3% तक इंसेंटिव दिया जाता है। अभी ये हो गया। अब समझो कोई टीम के साथ काम कर रहा है, कि अभी समझो एक प्राइमरी सेल है, उसमें एक टीम लीड बना दिया, उसके अंदर में 2 टेलीकॉलर रख दिए, जो 2 एग्जीक्यूटिव रख दिए और टीम। तो जो भी ये पाँचों का एक्सपेंस आता है, ठीक है ना, इनटू अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो पाँचों का एक्सपेंस है, पाँचों का एक्सपेंस मतलब एक मान के चला कि 2 लाख रुपये सबका आ गया, तो 2 लाख इंटू कम से कम 4 करो, कितना हो गया? 8 लाख का धंधा आएगा, तो उसके ऊपर इंसेंटिव। समझ रहे हो? क्योंकि वो मिनिमम करना है ना, इंटू 4 तो टारगेट ही रहता है। तो ये चीज़ हो गया है टारगेट के ऊपर। अब किसी का रहता है कि भाई ये तो ठीक है टारगेट और ये सारी चीज़ें बताई, अगर कोई मान लो अंडर परफॉर्म कर रहा है, किसी को सैलरी है 50,000 बट उसने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या करना चाहिए? तो उसमें ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है कि बंदा हमेशा नहीं करता है या एक ही महीने इसका ऐसा गया तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है। बट समझो ऐसा कंटिन्यू मतलब नहीं किया 1 महीने, तो उसका फिर सैलरी होल्ड पे जाती है। 50% ही उसको सैलरी देते हैं। मान लो 50,000 था तो 25,000 दिया, 25 होल्ड पे है। जब वो अपना टारगेट अगले महीने पूरा कर देगा या ज़्यादा भी कर देगा तो उसको दे सकते हैं, नहीं तो सैलरी होल्ड पे जाती है। एक बार होल्ड किया, सेकंड महीने भी यही हाल था तो
मतलब उसकी छुट्टी कर दी कि भाई आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, जीरो परफॉर्मेंस है, ऊपर से हमारा इतना खर्चा हो रहा है। तो इस तरह से जो आप अपना स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ऑफिस में, और क्या क्या ऐसी रोल रहते हैं। तो अगर बात करें तो जो टेलीकॉलर एक आती है, एक कोऑर्डिनेट करने के लिए रहती है, फिर किसी का बड़ा है तो एडमिन लगेगा, आपको एचआर लगेगा, अकाउंट का लगेगा। बट ज़्यादा इसमें नहीं, कोई एक बंदा ही सब कुछ कर लेता है, क्योंकि अपनी ऑफिस की साइज़ क्या है, ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं होती है। 5-10 इन लोगों को ही आराम से मैनेज करके अपन काम करते हैं। बाकी मल्टीपल ऑफिसेस रहे तो फिर आजकल तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि डालो ऑफिस, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है सब मैनेज करना। जहाँ आप बैठोगे वहीं आपका धंधा है, जहाँ आप बैठोगे नहीं, जिसको बिठाओगे उसका धंधा हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो वहाँ पे पैसे ये वो लोचा करके काम कर देगा। तो बेटर है कि आप जो भी है कंट्रोल में अपने सारी चीज़ें रखो। और आपको जब एक्स्ट्रा इनकम वगैरह का कुछ रहता है तो हाउसिंग लोन वाले का समझो, अपने को बार बार किसकी ज़रूरत पड़ती है तो वेंडर उसके फिक्स कर दो कि ये पेंटिंग वाला है, ये लीगल लॉयर ये मेरा पूरा काम देखेगा, ये प्लम्बर के लिए एक फ़िक्स है, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए फ़िक्स है, ये इंटीरियर के लिए फ़िक्स है। जो भी लोगों को कस्टमर को समझो अभी पोजीशन देना है तो क्लीनिंग वगैरह सब करके देना रहता है ना, फ्लैट को चकाचक करके। तो डीप क्लीनिंग के लिए आप किसको देते हो, अर्बन क्लैप को देते हो, वो एक टीम बना दो। तो इससे आपका ऑफिस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप कभी भी अपने बिज़नेस से निकलो मत। आप सोचोगे कि ये सब करेंगे, मैं बैठ के सोऊंगा और पैसे आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अपने को खुद को ही करना पड़ता है। रहा जो क्लोजिंग वगैरह की बात रहती है, क्लोजिंग वगैरह अपने पास ही रखो। जिस दिन वो बंदा भी सीखने गया ये, तो भाई वो तो अपना खुद का चालू कर देगा ना, आपके पास क्यों करेगा? क्योंकि लिस्टिंग करने में क्या ही लगता है, मेन तो क्लोजिंग रहता है कि कस्टमर को कैसे पटाया, नेगोशिएट किया, ये सब है। आप सोचोगे कि मेरी टीम है वो खुद कुछ नहीं करते, मैं सब करता हूँ, तो ये अच्छी बात है। सब जिस दिन वो करने लगेंगे तो वो अपना खुद का डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान वगैरह रखने का, डेटा सेफ्टी वगैरह, या जैसे ऑफ़र लेटर वगैरह देते हो तो उसमें जो भी राम कहानी लिख के साइन करा लेने का कि भाई यहाँ की कोई चीज़ किसी को नहीं बताओगे। वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में किसी से गिफ्ट लेना देना या किसी के साथ नहीं, क्या कि वो गया उनसे कुछ लिया, ऐसे नहीं करने का। कुछ है तो भाई ऑफिस को इन्फॉर्म करो, उसमें थोड़े से स्ट्रिक्ट रहो। तो इस हिसाब से आप अच्छा ऑफिस चला सकते हो। कई लोग हैं मतलब सोचते हैं कि क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, तो ये मेरा कुछ तरीका है। अगर एवरेज सैलरी देखेंगे रियल एस्टेट में कितनी मिलती है तो 20 से 25 हज़ार के बीच में है। लेट्स से 23,000 या 21.5 ऐसे। तो ज़्यादातर पूरे इंडिया का मैं बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ कि इस रेंज में सैलरी दी जाती है। तो कहीं पे भाई 12-15 हज़ार भी होगा, कम भी होगा, पर 10 के तो ऊपर होगा। 10-12 हज़ार कहीं पे हो सकता है, 40-50 हो। जो प्राइमरी सेल वगैरह करती हैं, अच्छी कंपनियाँ करती हैं, तो फिर इंसेंटिव कम देते हैं, फिर वो सैलरी अच्छा देते हैं, 30,000 35,000 जो स्क्वायर यार्ड 360 और बाकी लोग करते हैं। रिसेल रेंटल में तो थोड़ा सा उतना नहीं मिलता है, क्योंकि लोग भी इतना पॉलिश्ड या क्वालिफाइड बहुत चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिसेल रेंटल का बिज़नेस उतना है नहीं, धीरे धीरे मतलब कम कम होते जा रहा है। अभी सब लोग जा रहे हैं कि मैंडेट लो, एओपी साइन करो, बिल्डर की प्रॉपर्टी सेल करो, कोई झंझट नहीं है। या जिसको थोड़े दिन हो गए वो धीरे धीरे डेवलपर बन जाता है। वो सोचता है कि चलो यार 1 जेबी में प्रोजेक्ट किया, 15-20 फ्लैट वाली स्कीम कर दी, वो नेट प्रॉफिट बनाना अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग अच्छे मिलते नहीं, अच्छे मिलते हैं तो उनको सिखा दिया तो वो डेटा वोटा लेके निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस हिसाब से काम करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।